बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपना टॉपिक पाठ 8 है जो समास। तो समास में हमने जाना था समास की परिभाषा क्या है और समास शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसकी क्या परिभाषा थी कि दो अथवा दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब नए शब्द बनते हैं तो शब्द निर्माण की जो ये प्रक्रिया होती है इसको समास कहते हैं। और समास में और हमने क्या पढ़ा था, समास से बने जो शब्द हैं वो समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद को अलग अलग करके लिखने को समास विग्रह कहते हैं। और समस्त पद या सामासिक पद बनाते समय जो शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्ह होते हैं यानी कारक चिन्ह या योजक चिन्ह, उनका लोप हो जाता है, मतलब वो छुप जाते हैं। जैसे अकाल से पीड़ित में से जो कारक चिन्ह है हमारा या विभक्ति चिन्ह, ये छिप जाएगा और शब्द बन जाएगा अकाल पीड़ित, और ये हमारा कहलाएगा समस्त पद। ठीक है, तो हमने इतना जाना था। और इससे आगे समास में जो पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद या तो मिलाकर लिखे जाते हैं जैसे अकाल पीड़ित, या उनके बीच में योजक चिन्ह लगाकर लिखा जाता है जैसे माता पिता, अपना पराया, सुख दुख। तो समस्त पद बनाते समय जहाँ आवश्यक होता है वहाँ हमें नियम के अनुसार संधि भी की जाती है, यानी कि शब्दों को जोड़ा भी जाता है। हमने संधि और समास के बीच में अंतर पढ़ा था कि संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, और समास में दो परस्पर शब्दों का मेल होता है। और समास में जो है पूर्व पद प्रधान होता है, कभी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन संधि में ऐसा नहीं होता है। और संधि से जब जो शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है, और समास में जब शब्दों को अलग करके लिखते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। फिर हमने पढ़े थे समास के भेद, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष भाव समास, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि। ये हमारे समास के 6 भेद हैं। इनमें से हमने कल जाना था अव्यय समास के बारे में। तो अव्यय समास क्या था कि समास का पहला पद इसमें प्रधान होता है और दोनों पदों को मिलाकर जो बनता है वो होता है अव्यय। अब आज हम देखेंगे इसका नंबर 2 समास, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद यानी कि जिसको हम कहते हैं उत्तर पद, वो प्रधान होता है, और तत्पुरुष के समस्त पद के बीच कर्म कारक से अधिकरण कारक तक किसी कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। यानी कि हमारे जो कारक हमने पढ़े थे उनमें कर्म से लेकर और अधिकरण तक हमारे जितने कारक आते हैं, कर्म, करण, करण, संप्रदान, अपादान, जितने भी हमारे अधिकरण तक आते हैं, हमारे उन कारकों में जितने भी कारक चिन्ह आते हैं या विभक्ति चिन्ह, उनका इसमें लोप हो जाता है। तो उसके आधार पर, कारक के आधार पर हम इसके जो भेद हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला है जैसे इसका कर्म तत्पुरुष। तो हमारा जो कर्म कारक था उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, है ना। तो इससे बने जितने भी हमारे उदाहरण होंगे, जितने भी हमारे शब्द होंगे, तो जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तो उनके बीच में ये को कारक चिन्ह जरूर आएगा, और जब हम उसका समस्त पद बनाएंगे तो इस कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे देखिए इसके उदाहरण, स्वर्ग प्राप्त, ये तो एक समस्त पद हो गया, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे, इसको अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, स्वर्ग प्राप्त, इसका क्या अर्थ होगा, स्वर्ग को प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। वनगमन, वन को गमन। परलोक गमन, परलोक को गमन। ग्रामगत, गांव को गया। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो आपने देखा इसमें जितने भी इसके उदाहरण हैं सबके बीच में विग्रह करने पर को विभक्ति चिन्ह हमारा आता है। अब जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो इसी विभक्ति चिन्ह का इसमें लोप हो जाता है। दूसरा देखिए इसका करण तत्पुरुष। तो आपको पता होगा कि करण तत्पुरुष जो है हमारा कारक, उसका कारक चिन्ह है से या के द्वारा। मतलब इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, या तो जब हम किसी वस्तु के द्वारा कोई कार्य पूर्ण करते हैं, हमारा कोई कार्य किसी वस्तु से पूर्ण होता है, भाई हम कहीं जा रहे हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो
इसके दोनों ही चिन्ह प्रयोग में आते हैं, या तो के होगा, ई से होगा, या फिर के द्वारा होगा। तो देखिए इसके उदाहरण और समझिए। अकाल पीड़ित, तो आपने जब इसका विग्रह किया तो क्या आया? अकाल से पीड़ित। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा कोई रचना जो लिखी गई है तो उसको हम क्या लिखेंगे? तुलसी कृत। और जब उस विग्रह करेंगे तो तुलसी द्वारा कृत, क्योंकि वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। भयाकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। जन्मांध, जन्म से अंधा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तो हमने देखा इसमें हमारे जितने भी उदाहरण हैं सब में विग्रह करने पर से या के द्वारा कारक चिन्ह अवश्य आता है, और जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो वो हमारा छुप जाता है। तीसरा देखिए संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष, यानी कि इसमें अब संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है वो है के लिए। तो इसके हम जितने भी उदाहरण बनाएंगे, समास विग्रह करेंगे उदाहरण का, उनमें सब में बीच में आपका के लिए जरूर आएगा। और जब हम समास विग्रह का समस्त पद बनाएंगे तो के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे देखिए राह खर्च, अब इसका आपको बोल दिया जाए कि विग्रह कीजिए, समास विग्रह कीजिए, यानी कि अलग करके लिखिए। तो कैसे लिखोगे? राह खर्च किसको बोलते हैं? जो हमें राह के लिए खर्च मिलता है ना? तो राह के लिए खर्च, तो के लिए आ गया इसमें। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। गौशाला, गौ के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण। तो देखिए सभी में समास विग्रह करने पर के लिए आ रहा है, और समस्त पद बनाने पर इसके लिए शब्द का लोप हो जाता है। अब देखिए अपादान तत्पुरुष, तो अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। अब से इससे पहले भी आया था, मैंने बताया था आपको करण में। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो वहाँ तो से का मतलब था कि हम जब किसी साधन के द्वारा हमारा कोई कार्य पूर्ण हो रहा हो और वहाँ पर से आ रहा हो तो वो हमारा आएगा करण तत्पुरुष में। लेकिन जब से आ रहा है और वहाँ पर किसी से हमारा अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, यानी कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है और तब से आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। जैसे देखिए इसके उदाहरण, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब तो जब कोई पथ से अपने रास्ते से भटक जाता है मतलब अलग हो जाना है, तो क्या भाव आ रहा है इसमें? अलग हो जाने का। पथ से भ्रष्ट। गुणहीन, गुण से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित मतलब कि जिसमें प्रदूषण नहीं है, अलग है जो उससे। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो इसमें जितने भी उदाहरण हैं हर एक में एक का दूसरे से जो है अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर जो से का अर्थ है वो हमारा आएगा फिर अपादान तत्पुरुष में। अब देखिए संबंध तत्पुरुष, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी ना किसी का किसी के साथ कोई संबंध होगा। अब संबंध के लिए कौन से विभक्ति चिन्ह आएंगे? का, के, की, को। ये देखो जैसे इसके उदाहरण, पवन पुत्र, तो इसका विग्रह करने पर क्या आएगा? दोनों का एक दूसरे से संबंध है, यानी पवन का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल, तो गंगा के साथ जल का संबंध है। सेनापति, सेना का पति, यहाँ सेना का पति के साथ संबंध है, यानी पति मतलब जो सेना का प्रमुख होता है। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। भारत रत्न,
भारत का रत्न, देशवासी, देश के वासी, भूदान, भू का दान, हरिभक्ति, हरि की भक्ति। तो यहाँ पर एक का दूसरे के साथ संबंध दिखाया जा रहा है या दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो विभक्ति चिन्ह है का, के, की, इनका जब हम समास विग्रह के बाद समस्त पद बनाएंगे तो इन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। अब देखिए अधिकरण तत्पुरुष, इसमें क्या है, अधिकरण का हमारा जो कारक चिन्ह है क्या है, में और पर। तो इसके जो उदाहरण होंगे जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तो उसके बीच में या पर अवश्य आएगा। जैसे आप बीती यानी अपने आप पर बीती, नगर वास, नगर में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, दान वीर, दान देने में वीर, प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। अब इसमें आपने देखा जितने भी उदाहरण हैं तो सभी का समास विग्रह जब किया गया है तो उसमें में या पर विभक्ति का प्रयोग अवश्य हुआ है। अब जब आपको समस्त पद बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप इन चिन्हों का लोप कर दोगे, इनको छुपा दोगे और शब्द यानी समस्त पद बना दोगे। तो आपको ऐसे भी आना चाहिए कि अगर आपको समस्त पद दे दिए जाएं कि उनका विग्रह कीजिए, तो आपको विग्रह करना भी आना चाहिए, या आपको विग्रह दे दिए जाएं और समस्त पद बनाने के लिए दे दिया जाए तो वो भी आपको आना चाहिए। अब ये लास्ट है हमारा इसमें तत्पुरुष समास का मध्यलोपी तत्पुरुष। अब इसमें क्या है, तो जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर जो कारक के विभक्ति चिन्हों के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द आते हैं, है ना। जैसे जो हमारे जितने भी विभक्ति चिन्ह थे तो कई उदाहरणों में क्या था कि हमारे विभक्ति चिन्ह से भी अलग शब्द आते हैं, तो उनका भी इसमें लोप हो जाता है। तो ये कहलाते हैं हमारे मध्यलोपी तत्पुरुष। जैसे इसके उदाहरण देखिए, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो इसमें में आ रहा है कारक चिन्ह जो है, तो वैसे तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष है ना, लेकिन इसमें दही में के साथ डूबा हुआ भी आया हुआ है। तो इस तरीके से जो शब्द आएंगे कारक विभक्ति के साथ अन्य शब्द, और इनका भी जब लोप हो जाएगा जब हम समस्त पद बनाएंगे तो हमारा में डूबा हुआ इतना पार्ट हमारा ये छुप जाएगा और क्या बन जाएगा समस्त पद, दही बड़ा। ऐसे ही वायु सेना, तो वायु सेना में मतलब वायु में लड़ने वाली सेना। तो अब इसमें क्या लोप हो गया, में तो इसमें कारक चिन्ह है ही, अब में के साथ जो शब्द हैं अन्य लड़ने वाली, इन शब्दों का भी लोप हो जाएगा। तो ऐसे हमारे जितने भी उदाहरण आएंगे वो हमारे कहलाएंगे मध्यलोपी तत्पुरुष। बैलगाड़ी, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी या डाक ले जाने के लिए गाड़ी। परमवीर चक्र, परमवीर को मिलने वाला चक्र। रेलगाड़ी, रेल की पटरी पर चलने वाली गाड़ी। अब आप देखिए इतने लंबे वाक्य को एक ही शब्द में समेट देना, यानी कि छोटा सा एक शब्द बना देना इतने सारे शब्दों का, यही हमारी जो है समास की प्रक्रिया है। यही हमारी जो प्रक्रिया है शब्दों को छोटा करने की, यही हमारी कहलाती है समास। जिससे क्या होता है, हमारी जो भाषा है वो प्रभावशाली बन जाती है। तो बच्चों आपको ये तत्पुरुष समास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।